शुरू करिए। जय बढ़िया। मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार और 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ चल रहा है। जो शुरू में अनंत सिद्ध सूरी बोलते हैं वो तो इसमें बुक में नहीं है, हमने लिखा था, है वो टोडरमल जी का ही, लेकिन वो दूसरे ग्रंथ में उन्होंने किया है। और बाकी तो जो सबसे पहले ये मोक्षण प्रकाशक शुरू होता है मंगल में मंगलकरण, तो वहाँ है। और उसके बाद में लास्ट वाला है वो 7वें अधिकार का मंगलाचरण है, 7वें अधिकार के प्रारंभ में है। आर्यन से आप रिकॉर्डिंग में शुरू में से नोट कर लेना, टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग सुन के उसमें से स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो फिर आप नोट कर लेना। यहाँ 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के वर्णन में निश्चयाभासी की चर्चा अपनी चल रही थी। निश्चयाभासी व्रतादि को बंधन में पड़ना मानता है और उसकी पुष्टि के लिए वो क्या क्या तर्क देता है। आज मैंने क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदल दिया है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। प्रतापी को बंधन मानने की नहीं, मेरा प्रश्न ये है, वो खुद क्या तर्क दे रहा है हमको व्रत नहीं लेने, इसके लिए वो क्या तर्क दे रहा है? उसके लिए वो सत्संग रूप से व्यवस्था है, ग्रंथ का बंधन मानना है, बंधन होगा। प्रतापी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि प्रतापी ग्रहण से तो अपने आप के कारण नहीं जाती है। प्रतापी ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वो उसको लगता रहेगा ये उसको प्रतापी ग्रहण योगी है। और अपने का सामने रहेंगे तो हमारे उस चीज का त्याग नहीं कर, इसके दोष लगते रहते हैं। आप जो बात बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन अपने को तो उसकी तरफ क्या बोलना है, वो उसका पोषण में बोलना है कि प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात अपने को बोलना है। वो क्या तर्क दे रहा है, बोलो पारुल। हाँ ठीक, बोलो पारुल। परिणाम से तो हिंसा आदि करते नहीं है, हम हिंसा आदि करते हैं, चाहे प्रतिज्ञा करें चाहे नहीं करें, क्योंकि प्रतिज्ञा करना तो बंधन में पड़ना हो जाता है।
हाँ, तो हम प्रतिज्ञा नहीं करते, बाहर से पाप नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, ऐसा। बढ़िया, 3 तर्क वो दे रहा है कि हमारे परिणाम शुद्ध हैं, हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि ठीक है, हम बाहर में इस तरह के कुछ हिंसा की क्रियाएं भी नहीं कर रहे, पाप का काम भी नहीं कर रहे, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, काम भी नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा भी नहीं लेंगे। और तीसरा तर्क दे रहा है कि प्रतिज्ञा लेंगे और वो टूट जाएगी, तो प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेना। बोलिए भारती आंटी। हाँ, वही बात, वो सबसे पहला जो किया ना, वही। हाँ, बढ़िया। तो सबसे पहले जब वो प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मान रहा है, तो सबसे पहला तर्क पंडित जी क्या दे रहे हैं? प्रतिज्ञा लेना बंधन में पड़ना नहीं है। तो पूर्णिमा आंटी ने उसका जवाब दिया था, वो इस प्रश्न का जवाब था कि पंडित जी उसको क्या तर्क दे रहे हैं। यदि वो कह रहा है कि प्रतिज्ञा लेना बंधन में पड़ना है, तो वो बाहर में इस तरह की प्रवृत्ति यानी त्याग रूप प्रवृत्ति होती ही है। अब वो कह रहा है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, प्रतिज्ञा नहीं ले तो क्या हुआ? तो उसके अपोजिशन में, मतलब उसका निराकरण करने के लिए पंडित जी क्या तर्क दे रहे हैं? बोलो, समीक्षा बोलेंगे या आंटी बोल रही हैं? बोलिए। वो कहता है कि मेरे परिणाम तो आई में त्याग नहीं किया या न किया, आई में त्याग किया या न किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो तू कार्य, पंडित जी कह रहे हैं जो तू कार्य कर रहा है वहाँ तेरे परिणाम कैसे है? आदि पूजा, परमादि, ब्रह्मादि पूजा, बिना परिणाम कैसे हो? ऐसी मान्यता तो तेरे परिणाम अशुद्ध ही है। ये जो तुम कह रहे हो कि हम तो परिणाम शुद्ध रख रहे हैं, फिर बाहर में ये विषय सेवनादि की क्रिया बिना परिणाम के कैसे हो रही है? बिना परिणाम के तो होती नहीं है, परिणाम हो रहे हैं, तो तेरे परिणाम शुद्ध कहाँ है? इसलिए ऐसा नहीं है। फिर वो जो दूसरा तर्क दे रहा है कि हम परिणाम तो शुद्ध रखेंगे, बाहर में हिंसा आदि भी कम करेंगे, लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, तो उसके निराकरण के लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं? बोलिए अनिता आंटी। प्रगति कह रहे हैं जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसमें लाभ रहता है, और भाव से बिना कार्य होता ही रहता है। इसलिए प्रतिज्ञा करना जरूरी है। जिस कार्य करने का मतलब देखना परिणाम प्रतिज्ञा नहीं करेगा तो परिणाम को आशा रखेगा तो लाभ रहेगा। हाँ, प्रतिज्ञा नहीं की मतलब आपको वो काम करने की आशा है, और वो आशा है वो तब तक वो परिणाम उस रूप हो रहे हैं, वो राग जब तक है, इसलिए जब तक प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तब तक वो परिणाम भी नहीं रुकेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा लेना बंधन में पड़ना नहीं है। आप लोग कुछ लोग देख के भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के तो आते हैं ना, एक बार थोड़ा 5 मिनट पहले एक पेज खोल के पढ़ते तो है ना। बस अपना उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा हम वापस उसको देख लें। कुछ लोग बिना देखे नहीं बोल पा रहे हैं, वो देख के ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी के भी किताब खोली और अभी के भी देख के आंसर ढूंढ के बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? दूसरा नहीं जैसे बोल रहे हैं, मैं तो 2 दिन से पढ़ती नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं। अपन अभी मैं ये एक पेज ही पूछूंगी, एक पेज का ही रख रहे हैं, ज्यादा कल मैंने 2 बोल दिया था। उसको आप 2-3 बार रीड करोगे ना तो वो तर्क ख्याल में आ जाते हैं। अपन ने डिस्कस तो किया ही है क्लास में, तो 1-2 बार अपन उसको थोड़ा ध्यान से रीड करें तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अपना उद्देश्य वही है, कोई बात नहीं। रटना तो होता है, रटा हुआ तो फिर भूल भी जाएंगे थोड़ी देर में,
थोड़ा सा बस अपने को अपनी लैंग्वेज में अपने को थोड़ा सा तर्क याद रहे, भले ही पूरे के पूरे उनके शब्द नहीं आ पाए। मैंने तो फिर उसको लिख के रखे थे और प्रश्न अलग आगे पीछे हो जाता ना, आप लिखने लिखने का काम ज्यादा मत करो, फिर आपके तकलीफ हो कुछ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, ठीक ठीक है। फिर वो कहता है कि न जाने कैसा उदय आए, फिर बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाए, तो इसलिए हम विकल्प नहीं करते, प्रतिज्ञा का विकल्प हमको नहीं करना चाहिए। बोलो प्रीति। प्रतिज्ञा जितनी बन पड़े उतनी तो करनी चाहिए, उसमें ऐसा प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए कि जब प्रयोजन आएगा तब हम छोड़ देंगे। प्रतिज्ञा तो ऐसी हो कि मतलब मरण हो जाए तो भी नहीं छोड़े, और जितनी निर्वाह होता जाने जिस प्रतिज्ञा को उतनी उसको लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे से कोई अजीर्ण हो गया, कोई पेट में दर्द वगैरह हो गया तो उस डर से वो भोजन खाना छोड़ेगा तो उसका मरण नहीं होगा। इसी तरह से यदि उसको कोई दिखता है कि उसकी प्रतिज्ञा टूट गई, तो ऐसा नहीं कि उसके डर से वो प्रतिज्ञा ही नहीं ले, प्रतिज्ञा ना लेगा तो उसको असंयम होगा, अविरति का कर्म भी होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई पहले ही प्रतिज्ञा लेते समय ध्यान रखें, जितना निभ रही है उतनी ही ले। ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत हाई फाई टाइप की प्रतिज्ञा ले ली, पहले से बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अब खुद से निभेगी ही नहीं, ऐसा नहीं। तो जितना निर्वाह होता जाने उतना ले, और फिर उसमें दृढ़ता रखें कि जब तक मरण होने पर्यंत भी मैं तो इसको निभाऊंगा। और किसी का ऐसा होता है कि कभी कोई प्रतिज्ञा टूट गई तो ये देखकर अपन भी प्रतिज्ञा नहीं लें, ऐसा नहीं है। संयम का बंध तो अविरति का बंध होता ही रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा लेना योग्य ही है। बोलिए भारती आंटी। नहीं यहाँ पे कह रही थी वो जो है ना दृष्टांत में किडनी को वेगा मानकर क्या कराया, अगर प्रतिज्ञा उसने नहीं तो फिर मरनाम होने पर भी नहीं होगा, उसको नहीं प्रतिज्ञा से जब भूख है उसमें तो हर चीज का नाम नहीं पता है, अंतिम कौवा का मानता है वो दूसरे नहीं खाए प्रतिज्ञा अगर कोई भी है तो फिर उसको निभाना ही चाहिए। वो परिस्थितियां मतलब कभी कुछ ऐसी हो जैसे अपवाद रूप में है, जैसे समझ लीजिए जो मुनि दशा धारण करते हैं तो वो भी तो प्रतिज्ञा है। मुनि धर्म अंगीकार करना, मुनि व्रत लेना, वो प्रतिज्ञा है। तो कोई ये सोच के तो मुनि व्रत नहीं लेता है कि मैं जरूरत पड़ेगी जब छोड़ दूंगा वापस गृहस्थ बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन एकाध अपवाद है ना अपने सामने ऐसे, जो समंत भद्राचार्य को भस्मा प्यादी हुई तो वो खुद नहीं छोड़ने चाहते थे, वो तो हाँ हाँ, तो ये अपवाद रूप में। लेकिन हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि फिर जरूरत पड़े तो छोड़ देना भाई, कहा तो यही जा रहा है मरण पर्यंत उसको निभाना। लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, समंत भद्राचार्य के साथ में हुई, वो समाधि लेने के लिए ही गए थे, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हारे माध्यम से बहुत धर्म प्रभावना भी होगी, इसलिए अभी तुम इसको छोड़ो। तो वो अपवाद रूप में ऐसा प्रतिज्ञा का छोड़ना कभी किन्हीं परिस्थितियों में होता है, अदरवाइज मरण पर्यंत उसको निभाना ऐसा ही कहा जाता है। ऐसा ही करना चाहिए कि जरा जैसी बात में कुछ भी काम हो और हम छोड़ दें। जैसे ऐसा है कभी किसी को ऐसा, मान लो अष्टमी चतुर्दशी को हम हरी नहीं खाते, सामान्य सा मतलब एक नियम है। और कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी परिस्थिति बन गई, कोई बहुत बीमारी की या कोई ऐसी जो भी इमरजेंसी वाली, तो उसको उस दिन समझा बुझा के हरी खिला दी और कि तू कल कर लेना, बाद में कर लेना तेरा इसका। कोई ऐसी परिस्थिति होती, किसी को ऐसा कर दिया, अब वो क्या करे, हर बारी जब अष्टमी आए, आज तो अपने को बाहर कहीं जाना है तो अपन आज की जगह कल मना लेंगे, जब 14 आए तो अपने को कहीं शादी में जाना है कि घूमने जाना है तो फिर बाहर का खाएंगे नहीं, हरी खाएंगे नहीं। तो हर बार ही आप ऐसा करो तो वो प्रतिज्ञा भंग है। कभी कोई इमरजेंसी, कोई बहुत विशेष परिस्थिति ऐसी कुछ हो और किसी को ऐसा करा दें अपवाद रूप में, उसका भी दोष तो है ही, लेकिन वो एक विशेष परिस्थिति में। और हर बार ही कोई व्यक्ति ऐसा 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 करे तो फिर वो
उचित नहीं है, वो प्रतिज्ञा भंगी है। तो वो जैसी परिस्थिति हो और उस हिसाब से उसको देख के करना चाहिए। देखिए अपनी यहाँ बात चल रही थी, वर्षा भाभी कहाँ है? वर्षा भाभी गए है? कल हमारी आपको याद कर रहे थे, आप ये पूछ रहे थे प्रमाण न्याय निक्षेप का। आपने कल की रिकॉर्डिंग सुनी है? आप कल की रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है और फिर निक्षेप की चर्चा थोड़ी सी की थी। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप का शब्दार्थ होता है कि रखना, और रखना मतलब क्या कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में वस्तु को रखना, कि इसमें नाम में ये वस्तु है, स्थापना में ये वस्तु है, इस तरह से वो रखना के अर्थ में निक्षेप होता है। परंतु वास्तव में ये निक्षेप है, ये वस्तु का निर्णय कराता है। वस्तु का निर्णय कराने में ये सहायक होते हैं निक्षेप। बोलिए वर्षा अभी शुरू। आवाज कट रही है, सभी को नहीं आ रही समझ में? आ रही है? हाँ। तो निक्षेप मतलब वस्तु का यथार्थ निर्णय कराने वाला वो निक्षेप होता है। प्रमाण और न्याय से निर्णीत विषय को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण से और न्याय से जो निर्णय किया है वो निक्षेप है, और निक्षेप वो वस्तु का निर्णय कराता है। और यहाँ भी निक्षेपों का प्रकरण वो इसीलिए दिया है कि हमें वस्तु का निर्णय करना है, 7 तत्वों का निर्णय करना है कि क्या है 7 तत्व। तो ये वस्तु का निर्णय कराने में निक्षेप सहायक होते हैं, निर्णय कराते हैं। धवला में तो इसकी परिभाषा ऐसे दी है कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में स्थित वस्तु को उसमें से निकाल कर जो निश्चय में क्षेपण करता है, अर्थात यथार्थ निर्णय कराता है, उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप यानी निश्चय में, क्षेप यानी क्षेपण करता है। अभी मैंने पढ़ दिया, आपको लिखने भी तो मैं दोबारा बोल दूंगी। निक्षेप 2 शब्द हैं, नि और क्षेप। नि यानी निश्चय में, क्षेपण करना तो समझते हैं, रखना, धरना, ऐसा चढ़ाना जैसे कहते हैं, आदान निक्षेपण। वहां भी निक्षेपण का अर्थ यही उठाना और रखना। तो निश्चय में जो वस्तु को निक्षेपित करता है, रखता है। निश्चय में कहाँ से रखता है कि जो वस्तु में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है, ये हमको उसके संबंध में दोष थे, वस्तु के संबंध में हमको संशय था, कंफ्यूजन था, विपर्य विपरीतता थी, हम कुछ और ही मान रहे थे, और अनध्यवसाय कि हम कुछ समझ ही नहीं रहे थे, पता नहीं, हमको जिज्ञासा भी नहीं थी, हमको मतलब भी नहीं था कुछ भी हो। तो ऐसा जो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय है, उसमें जो वस्तु पड़ी है, अपने को समझ नहीं आ रही है, वहां से हटाकर और यथार्थ वस्तु की जो स्थिति है उसमें हमको पहुंचाया। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में स्थित वस्तु को उसमें से निकाल कर जो निश्चय में क्षेपण करता है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय में स्थित वस्तु को उसमें से निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है, अर्थात यथार्थ निर्णय कराता है, उसे निक्षेप कहते हैं। ये धवला में निक्षेप की परिभाषा दी गई है। धवला जो अपना शास्त्र है वहां पे निक्षेप की परिभाषा दी गई है। ये निक्षेप 4 होते हैं। बोलो पारुल, कौन कौन से हैं 4 निक्षेप? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप हैं। नाम निक्षेप अर्थात, ठीक है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में स्थित वस्तु को उसमें से निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है, अर्थात यथार्थ निर्णय कराता है, उसे निक्षेप कहते हैं। हो गया? और बोलूं?
बोलूं एक बार और? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में स्थित वस्तु को उसमें से निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है अर्थात यथार्थ निर्णय कराता है उसे निक्षेप कहते हैं। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? ये इन चारों की परिभाषा है, आप इसमें से देख सकते हैं तत्वार्थमणि प्रदीप में से, अपने 5वें सूत्र में से पहले से के। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? बोलिए भारती आंटी, बोलिए। जिसको जैसे हम नाम देते हैं तो उसका नाम से उसका वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, वही नाम तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैंक से पैसे करती थी तो वो कोई नाम से मतलब वस्तु का जो भी नाम रख दिया जाता है वो नाम निक्षेप कहलाता है। और साथ में उसमें गुण और दोष की अपेक्षा के बिना, गुण और दोष की अपेक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो नाम रख दिया जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। उसमें वो गुण है या उसमें वो दोष है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस जिसका जो नाम रख दिया वो रख दिया, वो उसका नाम कहलाता है। ये नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप, बोलो समीक्षा। हाँ, किसी अन्य वस्तु को किसी अन्य वस्तु में कि वो है ऐसा स्थापित करना, मतलब ऐसा मान लेना कि मान लो ये है ऐसा। जैसे अपन कभी कभी हाथ में ये मान लो ये है, ये मान लो ये है, ये द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, ये नो कर्म है, ऐसा ये मान लिया। तो ये इस तरह से मान लेना वो स्थापना निक्षेप कहलाती है। उसके भी भेद हैं, अपन वो उतना तदाकार अदाकार उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन। फिर द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? बेला जी। अतीत और भावी पर्याय को वर्तमान में स्थापित करना द्रव्य निक्षेप। हाँ, भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के आधार पर वस्तु को वर्तमान में कहना वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे उदाहरण बताइए। जैसे पुजारी मतलब जैसे कोई एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बना और हम लोग उसको पहले ही डॉक्टर चाहते। हाँ, भविष्य के आधार पर अभी कहना, ठीक है, बढ़िया। या कोई एक्स प्रिंसिपल था और अब नहीं है, रिटायर्ड हो चुके और उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल था, तो बढ़िया। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? कमला चाची जी, आप बोलेंगे भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान आधार पर वस्तु को अपनी वर्तमान पर्याय के आधार पर कहना वो भाव निक्षेप है। जैसे उदाहरण, जो राजा है उसको राजा कहना। हाँ, महावीर भगवान अभी सिद्ध अवस्था में है तो उनको सिद्ध भगवान ही कहना, ऐसा वो भाव निक्षेप है। बढ़िया। और कोई उदाहरण किसी ने सोचे? मैंने कल कहा तो था, वो अपना टाइम इसमें ही हो जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम तो रहता नहीं है मेरे पास में। वर्षा वाली आप चिंता नहीं करें, कल का ही विषय चला है, अभी तक नया आगे नहीं पढ़ाया है। पारुल, आपने सोचे उदाहरण? लिखना चाहिए, भूल जाते हैं अपन। हल्का फुल्का सा कुछ नोट कर लेना चाहिए तो याद रहता है। बोलो भारती आंटी, बोलिए। जैसे द्रव्य निक्षेप का अगर हो तो आगे कोई वो तो कल हो गया था, शरणक राजा। हाँ, अभी तक तो कल वाले ही हुए उदाहरण भी। बोलिए ज्योति जी, बोलिए। जैसे राजा का बेटा है तो राजकुमार है तो उसको पहले से राजा ठीक है,
विक्षेप होता है। इसी में तो बहुत सारे हैं। हम तो बोलिए ना, फिर इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है। दिया तो उसको जैसे कुछ बनाने है, उसको बनाने है, हाँ उसी का मुझे विक्षेप। या फिर जैसे कोई पूजा कर रहा है, उसको पुजारी जब कर रहा है तभी पूजा, वही फिर वो एवं भूत में पे आ गए हैं। उनकी बोल देते हैं तो वही पूजा चलिए ठीक है। और आप लोग सोचना, सोच के नोट करना, फिर आप अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं आगे, ऐसे मजा नहीं आता, ठीक है ना। बोलिए। नहीं, यदि अभी व्यक्ति ने बोला ना कि पुजारी है या किसी जब पुजारी जिसको पूजा कर रहा है वो तो भाव निक्षेप में आएगा। हाँ, भाव निक्षेप के लिए बोल रहे हैं। वो मेरे को लगा द्रव्य निक्षेप नहीं, भाव निक्षेप में। देखिए, इसके बाद में है प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का अर्थ हमने प्रमाण शब्द पहले कहीं सुना है? जैसे कि आपके पास क्या प्रमाण है, ऐसा बोलते हैं किसी भी काम के लिए, इसका प्रमाण। आपने ये जो परिभाषा बोली, अभी हमने कहा कि ये धवला की है, तो कोई पूछ सकता था, या आप परिभाषा बोल रहे हो, इसका क्या प्रमाण है, कहाँ से ली? तो हमने कहा ये धवला, ये प्रमाण है। तो वो प्रमाण का क्या अर्थ हो गया कि अपन उसका एविडेंस देते हैं, जैसे उसके अर्थ में प्रमाण है। हाँ, इसका क्या सबूत है? हाँ, सबूत, ठीक है। इसके अलावा प्रमाण शब्द अपन यानी लोक व्यवहार में उस अर्थ में यूज में लेते हैं कि प्रमाण है। यहाँ मुख्य रूप से प्रमाण शब्द दोनों अर्थों में आता है अपने धार्मिक उसमें, लेकिन मुख्य रूप से प्रमाण शब्द है, वो प्रमाण शब्द है, ये जैन दर्शन की तो नहीं, दर्शन शास्त्र की टर्मिनोलॉजी है। जो भी फिलॉसफी है, जो भी दर्शन है, उनमें प्रमाण को माना गया है, चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, और सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक, ये जो दर्शन होते हैं, तो अगर वहां उनमें आपस में चर्चा करें तो किस बातों में समानता या किन बातों में असमानता देखी जाती है, तो एक ये पॉइंट होता है कि वो प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो प्रमाण को सब दर्शन वाले मानते हैं, लेकिन प्रमाण कितने होते हैं उसकी संख्या में अंतर होता है। कितने प्रमाण होते हैं, कोई 5 प्रमाण मानता है, कोई 1 प्रमाण मानता है, कोई 2 प्रमाण मानते हैं, सबके अलग अलग इस तरह से मान्यताएं हैं, अपने को वो सब नहीं देखना है। तो यहाँ तो प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले प्रमाण शब्द का अर्थ दिया जाता है कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। कि सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। जो हम लोक व्यवहार वाला अर्थ देख रहे हैं ना, वो अर्थ यहाँ अप्लाई होगा कि क्या चीज प्रमाण है। तो जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, वही प्रूफ है, वही प्रमाण है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान कौन से होते हैं, बोलिए निशांति। मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम सत्प्रमाणी, ये प्रमाण है। पांचों ज्ञान जो सम्यक, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा ना, और ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान भी प्रमाण, शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण, अवधि भी, मन परे भी, और केवल ज्ञान भी, ये प्रमाण है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है। और कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि वो प्रमाण नहीं, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता। ये सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये एक परिभाषा कि जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। एक ये बात हुई। अब प्रमाण और नय, ये दो शब्द एक साथ आते हैं, यहाँ भी हैं। तो उस संदर्भ में प्रमाण का अर्थ क्या है कि जो वस्तु को, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करता है, वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है, वो प्रमाण कहलाता है। संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करने वाला प्रमाण कहलाता है। और नय किसे कहते हैं कि नय उस वस्तु के एक
अंश को जानता है। प्रमाण पूरी वस्तु को जानता है और नय उसके एक अंश को जानता है। ये प्रमाण और नय में अंतर। ये प्रमाण देखता है, वो ओवरऑल वस्तु को देखता है, किसी को भी हाईलाइट नहीं करता। प्रमाण में मुख्य गौण करने की जो अर्पित अनर्पित सूत्र हमने पढ़ा है, वो प्रमाण में वो व्यवस्था नहीं होती। प्रमाण ऐसा नहीं कर सकता इसको हाईलाइट करे इसको नहीं करे। प्रमाण सबको जानता है। संपूर्ण वस्तु को ज्ञान कराने वाला ज्ञान होगा। हाँ, ज्ञान ही है ना। प्रमाण का मतलब वैसे ज्ञान ही है। ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा ना, तो ज्ञान ही प्रमाण है इसलिए। और वो जो ज्ञान है वो संपूर्ण वस्तु को, वो प्रमाण है। प्रमाण किसे कह रहे हैं? ये पूरी वस्तु को जाने। जैसे कि कहीं सभा चल रही है या कहीं कोई जुलूस निकल रहा है, तो ऐसा फोटो उसको लेना कि पूरा आ जाए, सब कवर हो जाए। तो वो सब कवर हो जाए, वो कहलाएगा प्रमाण का फोटो। लेकिन वो जो ऐसा फोटो होता है ना जिसमें सब कवर हो जाए, तो एक को भी हम अच्छे से देख नहीं पाते, अच्छे से दिखता नहीं है। जैसे समझ लीजिए अभी मेरी स्क्रीन पे आप लोग मुझे दिख रहे हैं, सब एक साथ दिख रहे हैं, तो सब छोटे छोटे छोटे, जैसे जो मोबाइल होता है उसमें 4 दिखते हैं, क्या वो तो 9 दिखते हैं, यहाँ 25 दिख रहे हैं एक साथ, तो वो फिर छोटे छोटे दिखते हैं। और अभी मैं किसी को स्पॉटलाइट कर देती हूँ, ये मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, तो अब ये हो गया एक मुख्य। दिख रहा है आप लोगों को सबको? ये स्पॉटलाइट कौन हो गया? तो ये हो जाता है मुख्य। यानी जब सबके सब एक साथ दिख रहे थे तो वो था प्रमाण, और उसमें से हमको किसी एक को विशेष बताना है तो वो कहलाता है नय। जैसे वो ओवरऑल पूरी फोटो ली पूरी सभा की, और अब उसमें से केवल जो वक्ता है उसकी ली, या फिर श्रोताओं में से भी पर्टिकुलर कुछ कुछ श्रोता कोई, ये दिखाते हैं ना आजकल जूम पे, तो ऐसा बहुत चलता है सुबह पूजा में और शाम को भक्ति में, कि जो कोई मंजीरे बजा रहा है कि नृत्य कर रहा है तो उसको अलग अलग बार बार में दिखा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो अपनी बड़ी स्क्रीन दिखा देते हैं, सारे एक साथ दिख रहे हैं। तो वो जब सारे एक साथ दिख रहे होते हैं और आप यूट्यूब पे देखो तो कोई पहचान में नहीं आते हैं ऐसे सब। कोई किसी को अपन जानते हो तो उसके घर के डिजाइन से या उसके कपड़ों से उससे पहचान लो, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसे समझ में नहीं आता कौन है। और फिर वो स्पॉटलाइट करते हैं एक एक को, तो वो सब पूरी स्क्रीन एक साथ दिख रही है, वो है प्रमाण। और जो एक एक दिख रहा है अपने को स्पॉटलाइट पे, वो है नय। समझ में आया? तो संपूर्ण वस्तु को जानना वो कहलाता है प्रमाण। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को जानता है, ऐसा कहो। ये जो संपूर्ण वस्तु को जानता है बिना मुख्य गौण किए एक साथ, वो कहलाता है प्रमाण। और उस प्रमाण में जो पूरी वस्तु है, ये जितने भी लोग यहाँ हैं जूम पे, उनमें से किसी एक को मुख्य करना, प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करना, वो नय कहलाता है। प्रमाण ने पहले आपके कैमरे ने जिस व्यक्ति को पकड़ा ही नहीं है और फिर किसी नए व्यक्ति को आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं क्या? जो अपने इसमें है ही नहीं उसको मैं स्पॉटलाइट कर दूं? कैसे कर सकते हैं? है ही नहीं अपने में। तो प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करना वो नय कहलाता है, और संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करना वो प्रमाण कहलाता है। ये प्रमाण और नय, ठीक है। तो प्रमाण यानी पूरी वस्तु को जान रहा है, और नय मतलब उसमें से किसी एक को हाईलाइट। देखो जैसे 10th तक क्या करते हैं हम? सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इतना सा ख्याल है थोड़ा सबको पढ़ाई का, बड़ों को भी, कि 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वो जो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्रमाण से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ना है। और उसके बाद में क्या होता है 11th में आके, कि फिर सब्जेक्ट लेंगे, तो हम नए में चले गए। अब किसी एक को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट हमको लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है। पहले तो ये 3 ही होते थे, अभी तो बहुत चक्कर हो गए उनमें सब में, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे 3 कहें तो फिर वो हमने ये विषय लिया है, तो ये हो जाएगा नय। किसी प्रमाण द्वारा जाने गए, पहले 10 तक सारे पढ़ो, अब उसमें से किसी एक अंश को मुख्य किया कि हमको ये साइंस का पढ़ना है, कि हमको ये आर्ट्स का पढ़ना है या कॉमर्स का पढ़ना है, तो किसी एक को मुख्य करना
वो नय कहलाता है। तो ये प्रमाण नय। और भेद प्रभेद में ज्यादा मैं नहीं जा रही हूँ, अभी अपने को इतना ही समझना था। प्रमाण, नय और निक्षेप, ये तीन चीजें हैं। प्रमाण में और नय में क्या अंतर है, समझ में आ गया। प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण कर रहा है, नय उस पूरी वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहा है। और निक्षेप क्या कर रहा है, निक्षेप क्या कर रहा है, निक्षेप भी वस्तु को बता रहा है, लेकिन मेजर अंतर क्या है कि प्रमाण और नय ये तो होते हैं ज्ञान में। प्रमाण और नय ये ज्ञान में होते हैं, या कहो नय ज्ञान में होते हैं। प्रमाण तो स्वयं ज्ञान ही है, नय ज्ञान में होते हैं या वाणी में होते हैं। नय या तो ज्ञान में होते हैं या वाणी में होते हैं, किसी वस्तु में नय नहीं होते। ये चश्मा है, ये चश्मा निश्चय है कि व्यवहार। चश्मा कौन सा नय है, ये चश्मा नय नहीं है। इस चश्मे को मेरा कहना ये व्यवहार, और इस चश्मे को जो भी है प्लास्टिक, मतलब जिस भी चीज का, जैसा कहो कांच का है, प्लास्टिक का है, मेटल का है, तो वो कहना वो निश्चय। तो ये हुआ ज्ञान में लगे हमने, वाणी में लगे हमने कहा ना, तो इसको बोला, या हमने जान लिया कि ये चश्मा मेरा है या प्लास्टिक का है, तो ये हमने जाना। तो नए हमेशा ज्ञान में या वाणी में लगते हैं। और निक्षेप कहाँ लगता है, निक्षेप वस्तु में लगते हैं, नए वस्तु में नहीं लगते। निक्षेप वस्तु में लगते हैं कि नाम किसका रखा, हमने नाम रखा, वो किसका रखा, वस्तु का। हमने स्थापना की, वो किसकी की, किसी वस्तु की। हमने द्रव्य रूप से कहा, भाव रूप से कहा, वो भी किसी वस्तु को कहा। तो निक्षेप है वो वस्तु में लगते हैं, और नय है वो ज्ञान में या वाणी में लगते हैं, किसी वस्तु में नय नहीं होते। ये वस्तु ये नय है। कोई भी कपड़ा उठाया हमने, रुमाल उठाया, ये रुमाल निश्चय है कि व्यवहार। अब इस रुमाल को आप कैसा देख रहे हो, कैसा जान रहे हो, या कैसा बोल रहे हो, उस आधार पे निश्चय व्यवहार समझ में आएगा। कि उसके रंग के आधार पे कह रहे हो कि ये सूती है कि टेरिकॉट है, ऐसा उसका मटेरियल देख रहे हो, तो वो निश्चय। और वो मेरा है कि इसका है कि उसका है, इस तरह से कहना, तो वो व्यवहार। तो कहना या जानना यानी ज्ञान और वाणी में नय लगते हैं, वस्तु में नय नहीं लगते। निक्षेप वस्तु में लगते हैं, और प्रमाण तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। तो ये इनमें मेजर अंतर है। बाकी अभी भेद प्रभेद निक्षेप के पढ़ लिया अपन ने, वो कम पढ़ने में आते हैं। नयों के और प्रमाण के भेद प्रभेदों में जाएंगे तो तत्पाद सूत्र चल जाएगा अपना, और दूसरा विषय चल जाएगा। इतना सा यहाँ अपने को प्रयोजनभूत था। अब अभी तो समय हो गया। अब यहाँ जो प्रकरण किया उसकी चर्चा अपन परसों करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। समीक्षा बोलना।